नमस्कार। क्रिप्टो जगत में आजकल काफी उथल-पुथल है और इसी बीच भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये खबर है वजीर एक्स के बारे में। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है ये और ऐसा लग रहा है कि मुश्किलों के बाद अब शायद इसकी वापसी की कोई राह खुल रही है। और सबसे जरूरी, यूजर्स के जो पैसे फंसे हुए थे उनको वापस करने की एक योजना भी सामने आ रही है। हमारे पास कुछ जानकारी है इस पूरी सिचुएशन पर। इसमें सिंगापुर हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले का जिक्र है और ये भी कि वजीर एक्स की ये फंड रिकवरी योजना आखिर है क्या, कैसे काम कर सकती है। लाखों भारतीय यूजर्स की नजरें तो इसी पर टिकी हैं, जाहिर है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे ये सिंगापुर कोर्ट का फैसला इतना अहम क्यों है, ये रिकवरी योजना, खासकर ये जो टोकन वाला मॉडल है क्या असल में, निवेशकों के लिए इसमें मौके हैं या जोखिम ज्यादा है, और भारत के जो क्रिप्टो रेगुलेशंस हैं उनके बीच ये सब कैसे फिट होता है। चलिए इस पे बात करते हैं और देखते हैं कि वजीर एक्स यूजर्स के लिए आगे क्या है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सिंगापुर की हाई कोर्ट ने वजीर एक्स की पेरेंट कंपनी को अपना रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लागू करने की इजाजत दे दी है। ये तो वजीर एक्स के लिए एक बड़ी कानूनी जीत लगती है ना? बिल्कुल, ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। सिर्फ इजाजत नहीं, बल्कि एक तरह से कानूनी सुरक्षा मिल गई है उस योजना को। सिंगापुर कोर्ट का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अक्सर ऐसी कंपनियों के लीगल मामले वहीं से जुड़े होते हैं। और इस फैसले का मतलब है कि कंपनी अब लीगली, मतलब कानूनी तौर पर फंड वापसी की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जैसा उन्होंने क्रेडिटर्स के साथ तय किया है। ये उन लाखों यूजर्स के लिए वाकई एक उम्मीद की किरण है जिनका पैसा इतने टाइम से फंसा हुआ था। स्थिति बहुत अनिश्चित थी। लेकिन एक सवाल है यहाँ। फैसला सिंगापुर कोर्ट का है, वजीर एक्स ऑपरेट तो इंडिया में करता है, यूजर्स भारतीय हैं, तो क्या सिंगापुर का ये फैसला भारत में सीधे सीधे लागू हो जाएगा? यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है। आमतौर पर इंटरनेशनल लॉ के तहत एक देश के कोर्ट का फैसला दूसरे में माना जाता है, खासकर ऐसी रीस्ट्रक्चरिंग में। पर हाँ, इसे लागू करने में प्रैक्टिकल और रेगुलेटरी चुनौतियां आ सकती हैं। वजीर एक्स को भारत में तो भारतीय कानूनों और रेगुलेटर्स के हिसाब से ही चलना होगा, जैसे एफआईयू है, जहां अब रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो सिंगापुर की हरी झंडी एक बड़ी रुकावट जरूर हटाती है, पर भारत में जमीन पर यह कैसे लागू होगा और क्या हमारे रेगुलेटर्स कोई सवाल उठाएंगे, ये देखना होगा। पर हाँ, कानूनी तौर पर प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता अब साफ है। अच्छा, जानकारी में ये भी लिखा है कि प्लेटफॉर्म शायद अगले 10 कारोबारी दिनों में अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर सकता है। 10 दिन, ये तो बहुत तेज लग रहा है इतने लंबे ब्रेक के बाद। क्या ये मुमकिन है? हाँ, 10 दिन का आंकड़ा काफी एम्बिशियस तो लगता है। ये दिखाता है कि कंपनी जल्दी से कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहती है। लेकिन यहाँ थोड़ा समझना होगा, सेवाएं फिर से शुरू करना, इसका मतलब क्या है? हो सकता है पहला कदम सिर्फ ट्रेडिंग शुरू करना हो, क्रिप्टो खरीदने बेचने की सुविधा। पर जो मेन सवाल है विड्रॉल्स का, एग्जैक्टली। क्या लोग अपना पैसा निकाल पाएंगे? हाँ, वही सबसे जरूरी है। एग्जैक्टली। तो वो पूरी तरह नॉर्मल होने में शायद 10 दिन से ज्यादा लग जाए। इतने बड़े ऑपरेशन को रीस्टार्ट करने में तकनीकी और लिक्विडिटी की चुनौतियां होती है। एकदम से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ये उम्मीद शायद थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा चांस यही है कि ये फेज वाइज होगा। पहले ट्रेडिंग, फिर शायद कुछ कॉइन्स के विड्रॉल्स और फिर धीरे धीरे पूरी नॉर्मल फंक्शनिंग। मतलब यूजर्स को यह समझना चाहिए कि 10 दिन की खबर अच्छी है, पर यह शायद पहला कदम है, पूरी मंजिल नहीं। बिल्कुल सही। ये एक पॉजिटिव साइन जरूर है, लेकिन उम्मीदें थोड़ी रियलिस्टिक रखनी होंगी। कंपनी की तरफ से जो भी अपडेट्स आए, उन पर ध्यान देना होगा कि सेवाएं शुरू का असल मतलब क्या है और विड्रॉल्स कब और कैसे होंगे। चलिए अब सबसे पेचीदा हिस्से पर आते हैं। ये रिकवरी होगी कैसे? जानकारी में एक टोकन आधारित रिकवरी मॉडल का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये सुनने में ऐसा नहीं लगता कि सीधा कैश या बिटकॉइन वापस मिल जाएगा। ये तो दिलचस्प हो गया है। हाँ, और यही इस पूरी योजना का क्या कहते हैं सेंटर पॉइंट है, और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल भी। इसका सीधा मतलब ये है कि जिन यूजर्स के फंड्स फंसे थे, उन्हें पूरी रकम कैश या उनके ओरिजिनल क्रिप्टो में वापस नहीं मिलेगी। प्लान ये है कि रिकवरी का कुछ हिस्सा तो शायद मौजूदा क्रिप्टो होल्डिंग्स में मिले, लेकिन एक बड़ा हिस्सा एक बिल्कुल नए रिकवरी टोकन के रूप में दिया जाएगा। एक नया टोकन? वजीर एक्स अब खुद का कॉइन लॉन्च करेगा और वो देगा? ये तो बड़ा अजीब तरीका है। क्यों सीधे पैसे या बिटकॉइन क्यों नहीं दे रहे? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो अक्सर होता है लिक्विडिटी की कमी। हो सकता है कंपनी के पास अभी इतने फंड्स ना हो कि सबको कैश या ओरिजिनल क्रिप्टो लौटा सकें।
नया टोकन बांटने से उन्हें थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिल जाती है। अच्छा। दूसरा हो सकता है कंपनी को अपने फ्यूचर में भरोसा हो और वो इस वैल्यू को टोकन के जरिए क्रेडिटर्स से शेयर करना चाहती हो। उन्हें उम्मीद हो कि अगर वजीर एक्स वापसी करता है तो इस रिकवरी टोकन की कीमत बढ़ेगी और यूजर्स को शायद ज्यादा रिकवरी मिल जाए। तीसरा, ये क्रेडिटर्स को प्लेटफॉर्म से जोड़े रखने का भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन इसमें तो भयानक रिस्क भी है। अगर वो नया टोकन चला ही नहीं तो उसकी कोई कीमत ही नहीं बनी, तब तो यूजर्स के हाथ कुछ नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा, और यही इस मॉडल का सबसे बड़ा खतरा है। ये निवेशकों को बहुत सीरियसली समझना होगा। जानकारी में भी ये साफ लिखा है कि इस रिकवरी टोकन की कीमत पूरी तरह बाजार पर निर्भर करेगी, सप्लाई और डिमांड पर। इसकी कोई गारंटीड वैल्यू नहीं होगी। कीमत इस पे डिपेंड करेगी कि कहाँ लिस्ट होता है, वॉल्यूम कितना आता है, वजीर एक्स खुद कितना भरोसा जीत पाता है और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैसा है। हो सकता है टोकन लॉन्च होते ही गिर जाए या बहुत वॉलेटाइल रहे। तो मतलब ये हुआ कि कागज पर तो लगेगा कि 100 रुपए फंसे थे तो 100 रुपए के टोकन मिल गए, लेकिन असल में बाजार में उन टोकन की कीमत 50 रुपए, 20 रुपए या शायद 120 रुपए भी हो सकती है। कुछ भी। एकदम सही। ये एक तरह का गैम्बल है जो क्रेडिटर्स ले रहे हैं, या यूं कहें कि लेने पे मजबूर हैं। उन्हें एक ऐसी चीज मिल रही है जिसका भविष्य अनिश्चित है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये बिल्कुल भी रिस्क फ्री सोल्यूशन नहीं है। पर फिर भी जानकारी कहती है कि 93% से ज्यादा क्रेडिटर्स ने इसे सपोर्ट किया है। 93%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इतनी अनिश्चितता के बाद भी इतने लोग मान कैसे गए? हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। और यहाँ पे एक चीज समझनी होगी। What's fascinating here is कि इतने बड़े बहुमत का मतलब है कि ज्यादातर क्रेडिटर्स को लगा कि भाई अभी की सिचुएशन में यही बेस्ट ऑप्शन है, या शायद यही एकमात्र रास्ता है। हो सकता है उनके सामने चॉइस ये रही हो, या तो ये टोकन वाला प्लान मानो और कुछ रिकवरी की उम्मीद रखो, या फिर कंपनी शायद पूरी तरह डूब जाए और कुछ भी ना मिले। अच्छा, मतलब कुछ नहीं से कुछ भला वाली बात। हाँ, शायद यही सोचा हो। या ये भी हो सकता है कि कंपनी ने उन्हें भरोसा दिलाया हो कि वो इस टोकन की वैल्यू बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी, जैसे कि बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट कराना या कोई यूटिलिटी देना। और ये भी है कि क्रिप्टो निवेशक अक्सर रिस्क लेने के आदी होते हैं, तो कुछ को इसमें शायद मौका भी दिख रहा हो कि अगर वजीर एक्स चल गया तो टोकन की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन वो जो 7% लोग थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उनकी क्या चिंताएं रही होंगी? क्या उनकी बात का कोई मतलब नहीं? ये भी एक अहम सवाल है। वो 7% शायद इस टोकन मॉडल पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे। हो सकता है वो चाहते हो कि तुरंत कैश या ओरिजिनल क्रिप्टो मिले, भली थोड़ा नुकसान उठाकर, या उन्हें लगा हो कि ये बस मामले को टालने की कोशिश है। हालांकि ऐसी रीस्ट्रक्चरिंग योजनाओं में अक्सर बहुमत की ही चलती है। सिंगापुर कोर्ट के फैसले के बाद ये प्लान अब सब पर लागू होगा, चाहे वोट दिया हो या नहीं। हाँ, वो चाहें तो आगे कानूनी रास्ते देख सकते हैं, पर फिलहाल तो प्लान को हरी झंडी है। तो ये टोकन मिलेगा कैसे? क्या ये सीधे वजीर एक्स वॉलेट में आएगा? और क्या इसे तुरंत बेच पाएंगे? देखिए, प्रॉपर डिटेल्स तो वजीर एक्स ही देगा, लेकिन आम तौर पर ऐसे टोकन सीधे यूजर के अकाउंट या वॉलेट में एयर ड्रॉप कर दिए जाते हैं। रही बात बेचने की, तो ये डिपेंड करेगा कि टोकन कब और कहाँ लिस्ट होता है। अगर सिर्फ वजीर एक्स पर ही ट्रेड होगा शुरू में, तो लिक्विडिटी और कीमत पर असर पड़ सकता है। अगर दूसरे बड़े एक्सचेंजों पर भी लिस्ट हो गया, तो बेचने के ज्यादा ऑप्शन होंगे। लेकिन लिस्टिंग प्रोसेस में भी टाइम लगता है और गारंटी नहीं होती, तो टोकन मिलने और उसे बेच पाने के बीच भी एक इंतजार हो सकता है। ये तो वाकई काफी जटिल लग रहा है। अच्छा, अब जरा भारत में जो क्रिप्टो नियम है उस कॉन्टेक्स्ट को भी जोड़ते हैं। जानकारी में इसका जिक्र है, ये कैसे रेलेवेंट है यहाँ? ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि वजीर एक्स का पूरा ऑपरेशन भारत में ही है। जैसे कि जानकारी में बताया गया है, भारत में क्रिप्टो लीगल टेंडर तो नहीं है, लेकिन सरकार ने इसे रेगुलेट करने के लिए कई कदम उठाए हैं। क्रिप्टो इनकम पर भारी टैक्स है, KYC और PMLA नियम सख्त हैं, और सबसे ज़रूरी, सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए FIU IND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर होना अब कंपल्सरी है। वजीर एक्स का ये रिकवरी प्लान इसी सख्त होते रेगुलेटरी माहौल के बीच आ रहा है। तो क्या इस रेगुलेटरी माहौल का वजीर एक्स की रिकवरी योजना पर कोई सीधा असर पड़ सकता है? क्या FIU या दूसरी एजेंसियां इस पर सवाल उठा सकती हैं? पूरी संभावना है।
रेगुलेटर्स ज़रूर देखेंगे कि ये रिकवरी योजना भारतीय नियमों के दायरे में है या नहीं। ख़ास तौर पर ये जो नया रिकवरी टोकन है, इसे कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? क्या इस पर टैक्स नियम लागू होंगे? क्या इसकी ट्रेडिंग एफआईयू की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी? क्या ये पक्का किया जा सकता है कि इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना हो? वजीर एक्स को इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे और भारतीय अथॉरिटीज को संतुष्ट करना होगा। अगर रेगुलेटर्स को लगता है कि ये प्लान नियमों का उल्लंघन कर रहा है या यूजर्स के लिए ठीक नहीं है, तो वो इसमें दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। ये मामला सिर्फ सिंगापुर कोर्ट के फैसले से हल नहीं होता। भारत में ऑपरेट करने के लिए लोकल नियमों का पालन सबसे जरूरी है। ये पूरी स्थिति भारतीय क्रिप्टो बाजार पर क्या असर डाल सकती है? वजीर एक्स इतना बड़ा नाम रहा है, क्या इससे निवेशकों का भरोसा डगमगाएगा? निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। वजीर एक्स भारत के सबसे पुराने और बड़े एक्सचेंजों में से एक रहा है। जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसी मुश्किलों में फंसता है, यूजर्स का पैसा अटकता है, तो ये पूरे इकोसिस्टम पर एक नेगेटिव असर डालता है। निवेशकों का भरोसा कम होता है, नए निवेशक आने से हिचकते हैं। हालांकि अगर वजीर एक्स सक्सेसफुली वापसी कर लेता है और यूजर्स को ठीक ठाक रिकवरी मिल जाती है, तो ये एक पॉजिटिव मिसाल भी बन सकता है। सही बात है। ये मुश्किलों से उबरा जा सकता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत बहुत ज़रूरी होगा। ये घटना दूसरे एक्सचेंजों को भी अपने रिस्क मैनेजमेंट और यूज़र सेफ्टी मेजर्स को और मजबूत करने के लिए शायद प्रेरित करें। तो इन सब बातों को समेटते हुए क्या मतलब निकलता है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? उन लाखों निवेशकों के लिए आखिरी संदेश क्या है जिनका पैसा वजीर एक्स में फंसा था या जो अभी भी वहां है? उन्हें क्या करना चाहिए? अब क्या सोचना चाहिए? देखिए, संदेश मिला जुला है, उम्मीद भी है और बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत भी है। एक तरफ सिंगापुर कोर्ट की मंजूरी और रिकवरी प्लान का आगे बढ़ना, ये बेशक एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। महीनों की अनिश्चितता के बाद कम से कम अब एक रास्ता तो दिख रहा है कि फंड वापसी हो सकती है। कंपनी दिवालिया होने की बजाय रीस्ट्रक्चर कर रही है, जो क्रेडिटर्स के लिए आमतौर पर बेहतर होता है। ये उम्मीद जगाता है। लेकिन दूसरी तरफ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। जैसा हमने बात की है, प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ। 10 दिन में सेवाएं शुरू होने का मतलब शायद फुल विड्रॉल्स नहीं है, टाइम लगेगा। और सबसे बड़ा रिस्क वो रिकवरी टोकन है, उसकी कीमत क्या होगी कोई नहीं जानता। हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल या निशान है। बिल्कुल, हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है वो ज़ीरो हो जाए। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेना, जैसे घबराकर कम कीमत पर अपना क्लेम बेच देना या उलट इस टोकन से रातों रात अमीर बनने का सपना देखना, दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। सबसे सही तरीका है धैर्य रखें। वजीर एक्स की तरफ से जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आए, उस पर बारीकी से नज़र रखें। समझें कि रिकवरी की शर्तें क्या हैं, टोकन कब और कैसे मिलेगा, कहाँ ट्रेड होगा। अपनी रिसर्च करें, ज़रूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और इमोशंस में बहकर कोई कदम ना उठाएं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये पूरी कहानी एक बार फिर क्रिप्टो मार्केट की वॉलेटाइल नेचर और उसमें जो रिस्क्स हैं उनको हाईलाइट करती है। खासकर उन प्लेटफॉर्म्स पर निवेश करने के रिस्क जो फाइनेंशियल या रेगुलेटरी मुश्किलों से जूझ रहे हों। ये याद दिलाता है कि नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स वाली बात क्यों कही जाती है, और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर फंड रखने में हमेशा एक रिस्क रहता ही है। वजीर एक्स की वापसी की कोशिश यकीनन भारतीय क्रिप्टो कहानी में एक अहम मोड़ है। देखना होगा कि ये किस करवट बैठता है और क्या ये वाकई लाखों यूजर्स को राहत दे पाता है या नहीं। हाँ,